नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज जो देश के हालात हैं, खासतौर पर लोकतंत्रीय परंपरा को लेकर के जो बुद्धिजीवियों के बीच में चर्चा है, जो चिंता है, खासतौर पर संविधान को लेकर के, संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के, संवैधानिक मूल्यों को लेकर के, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है देश के जाने माने कानूनविद, संविधानविद प्रोफेसर MP सिंह साहब को। साथ ही में हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमारे सहयोगी, हमारे साथी विजय शंकर पांडे जी। तो हम अब सीधे चलते हैं, प्रोफेसर सिंह साहब के विचारों को सुनते हैं। चतुर्वेदी जी, इस वार्ता के आयोजन के लिए आप और पांडे जी को बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार और नए वर्ष की मंगल कामना। इस साल के बीतते बीतते देश के सामने कुछ चीजें इस तरह से घटित हुई हैं जिनके बारे में गंभीरता से विचार करना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम लोग गत वर्षों का एक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं करेंगे तो शायद हम सभी और पूरा देश भविष्य की यात्रा को ठीक से तय नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर हमारे पूरे फ्रीडम मूवमेंट या स्वतंत्रता आंदोलन, उसके बाद संविधान सभा का गठन और जनवरी के अंतिम सप्ताह में 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान को प्रस्तुत किया जाना और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिया जाना, जिसमें अगर आप प्रस्तावना की पहली लाइन को देखें तो वो शुरू होती है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया solemnly resolve unto ourselves, कि हम भारत के लोग अपने ऊपर एक गणतांत्रिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आरोपण करते हैं। और अगर आप गणतांत्रिक व्यवस्था का उल्लेख करें तो सबसे बड़ी बात है कि भारत ने चुना उस समय एक कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संवैधानिक और प्रजातांत्रिक गणतंत्र या गणराज्य। संवैधानिक और प्रजातांत्रिक गणराज्य का अर्थ ये होता है कि जो हमारी शासन व्यवस्था, नागरिक और राज्य का संबंध, चुनाव की पद्धति, सरकारों का गठन,
नागरिक के व्यक्तिगत और मौलिक अधिकार क्या होंगे, राज्य और केंद्र में क्या रिश्ते होंगे जिसको फेडरलिज्म या संघवाद कहा जाता है, और चुनी हुई सरकारों की नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया कि सरकारें किन उद्देश्यों को लेकर काम करेंगी और आगे बढ़ेंगी। और अगर इस संदर्भ में आप देखिए तो एक सिद्धांत का निरूपण किया गया, सेपरेशन ऑफ पावर या शक्तियों का विभाजन। तीन प्रमुख संवैधानिक शक्तियों का उल्लेख किया गया या संस्थाओं का उल्लेख किया गया, जिसमें एक कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, एक विधायिका लेजिस्लेचर, और इन सब की शक्तियों का संतुलन और उस पर नियंत्रण करने के लिए एक स्वतंत्र न्याय व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 31 दिसंबर 2023 को, जो साल का अंतिम दिन है, तो जीवन पर्यंत एक अध्यापक होने के नाते मैं लोगों से ये आग्रह करूंगा कि कुछ गंभीर बातों पर विचार करना आवश्यक है। अब देश की जनता चाहे जो करे उस पर हमारा आपका नियंत्रण नहीं है, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल क्या करते हैं उस पर भी हमारा आपका नियंत्रण नहीं है, क्योंकि हम लोग क्रियाशील राजनीतिक जीवन के हिस्सेदार नहीं हैं अन्य लोगों की तरह से, लेकिन विचार करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर हम प्रारंभ करें विधायिका को लेकर, जिसमें प्रमुख रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा उन घटनाओं का जो गत दिनों संसद में घटी या घटाई गई सत्ता के द्वारा। उदाहरण के तौर पर एक नया संसद भवन बना, उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया एक राजदंड लेकर। जी। जो ही उन्होंने चोल वंश के राजदंड को लेकर प्रवेश किया, जो 400 वर्ष पूर्व की गाथा थी, तो ही मेरे मन में ये विचार उठा कि कहीं जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उसके मन में गणतंत्र या प्रजातंत्र की जगह राजतंत्र, एक राजतंत्र तो स्थापित करने की आकांक्षा नहीं छिपी हुई है। ये विचार चल ही रहा था और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री सिस्टम में, संवैधानिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, संसद के अंदर जो सारे निर्णय होते हैं या जो संकल्प लिए जाते हैं उनके 3 प्रमुख बिंदु हैं: डिस्कशन, डिबेट और कॉन्सेंसस। विचार विमर्श, वाद विवाद और सहमति। उसके बाद फिर एक
या बहुमत और अल्पमत से या सर्वसम्मत से कुछ कानूनों का निर्माण किया जाता है, कुछ नीति निर्धारित की जाती है। लेकिन जिस तरह से एक दिल्ली के सांसद रमेश विधूड़ी ने खुलेआम एक दूसरे संप्रदाय के चुने हुए संसद सदस्य के विरुद्ध सांप्रदायिक और मर्यादा विरुद्ध टिप्पणियां की, उससे ऐसा लगने लगा कि अब हमारी संसद डिस्कशन और डिबेट की शायद संस्था नहीं रही। इसलिए भी लगने लगा कि जो संसद के दोनों सदनों का संचालक होता है, जैसे लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति, जो कि संयोग से इस समय जगदीश धनखड़ इस समय हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इन लोगों ने रंच मात्र भी यह प्रयास नहीं किया कि संसद को डिस्कशन, डिबेट और कॉन्सेंसस से चलाया जाए। जी बिल्कुल, इन्होंने प्रयास ही नहीं किया। और आप जानते हैं कि जब पिछले दिनों लोकसभा की सुरक्षा में या सुरक्षा को भंग किया गया दो नौजवानों के द्वारा, जी जी, ये बात दिगर है कि उनका आक्रोश बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई को लेकर था। लेकिन ये तो फैक्ट है कि ब्रीच हुआ, उल्लंघन हुआ उसकी सुरक्षा व्यवस्था का। विरोध पक्ष के सांसदों की केवल छोटी सी मांग थी कि चूंकि ये सुरक्षा का मामला है तो गृह मंत्री इस पर बयान दे दे। दोनों सदनों के जो रक्षक थे, स्पीकर लोकसभा में और सभापति राज्यसभा में, उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि हम विपक्ष को बोलने ही नहीं देंगे। और उसका नतीजा हुआ कि 146 और 3 149 संसद सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। अब संसद की अवधि कितने दिन की है ही है? जी जी, 1-2-4 दिन का वोट ऑफ अकाउंट आएगा। और उसको पास करना जरूरी होता है, क्योंकि संसद सदस्यों की भी सैलरी फंस जाएगी जी जी, अगर वोट ऑफ अकाउंट नहीं पास होगा। तो इसमें ये लोग काफी चतुर हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपनी वेतन के बारे में और उसकी वृद्धि के बारे में लगातार बहुत गंभीर रहते हैं, केवल कुछ मार्क्सवादियों को छोड़कर। इसका मतलब हुआ कि परोक्ष रूप से वर्तमान सरकार का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या संसदीय लोकतंत्र के जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उन पर कोई विश्वास नहीं। अब यहां पर हम एक गंभीर बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। जरूर। कि मान लीजिए आप अमेरिका के शासन व्यवस्था को देखें, प्रजातंत्र को देखें, तो वहां पर
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। राष्ट्रपति की शासन की व्यवस्था है। लेकिन वहां एक अच्छाई ये है कि उस राष्ट्रपति को जनता सीधे चुनती है। और हमने इंग्लैंड से वेस्टमिंस्टर मॉडल लिया, जिसमें जनता सीधे शासनाध्यक्ष को न चुनकर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का गठन करवाती है। लेकिन इधर के दिनों में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यक्तित्व को अकेले आरोपित किया पूरे देश के ऊपर, और अब तो वो भाजपा की और सरकार की बात ही नहीं करते, सीधे करते मोदी की गारंटी। उन्होंने संसद में कहा कि एक अकेला सब पर भारी, माने वो केवल सांसदों पर नहीं भारी है, वो संविधान, जुडिशियरी और सारी संस्थाओं पर भी भारी है। तो परोक्ष रूप से उन्होंने भारत में ये गत वर्षों के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन प्रणाली को अमल में ला दिया है। खतरा यह है कि अगर आप अमेरिकी संविधान को देखें तो वहां तो जनता सीधे राष्ट्रपति को चुनती है, और यहां पर प्रधानमंत्री को जो संसद के बहुमत सदस्य होते हैं वो लोग उसका चयन करते हैं। चयन करने के बाद हमको याद होता है फ्रांस में नेपोलियन सेकेंड की कहानी। उसके ऊपर एक दार्शनिक विक्टर ह्यूगो ने बहुत विस्तार से चर्चा किया है। जब किसी समाज में कोई एक व्यक्ति अपने को सर्वशक्तिमान दिखाने लगता है तो उसके प्रति जनता का अगाध प्रेम उत्पन्न होता जाता है कि यही हमारे देश की रक्षा कर सकता है, यही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, यही हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर सकता है। भले ही वो सीमा की रक्षा कर पाता हो या नहीं, इसकी जांच कोई नहीं करता। सब लोग उसकी वचन को परम सत्य मानकर उसी के प्रति अगाध श्रद्धा रखने लगते हैं। यहां समझने की बात यह है कि जो सत्ता के सर्वोच्च शिखर पे व्यक्ति है वो आया तो संसदीय लोक से, चुनाव के माध्यम से। जनता ने कभी भी एक संवैधानिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता प्रधानमंत्री नहीं चुनती, लेकिन इन्होंने पिछले लाल किले के भाषण में घोषित कर दिया कि चुनाव का कोई अर्थ नहीं है, चुनाव होगा, एक आवरण रहेगा, संसद भी रहेगी, संसद सदस्य भी कुछ चुनकर आएंगे, लेकिन हम 2024 में भी तीसरी बार जीतकर आएंगे। इसका मतलब अगर आप व्यवहारिक तरफ से सोचिए पांडे जी, तो चुनाव मात्र एक छलावा या दिखावटी चीज है। उस शासक को पता है कि मैं ही जीत कर आऊंगा। इस तरह की
स्थिति देश में बन रही है। अब तो एक बात तो तय हो गई कि संसद को इन्होंने अर्थहीन कर दिया। विपक्ष के बिना संसदीय लोकतंत्र चल नहीं सकता, प्रजातंत्र, और विपक्ष रहेगा नाम मात्र के लिए, लेकिन वो अर्थहीन कर दिया इन्होंने, चाहे निष्कासन से माध्यम से, चाहे माइक्रोफोन बंद करके, चाहे विभिन्न एजेंसियों का उपयोग करके, फौजदारी मुकदमे का करा के उस माध्यम से संसद से निष्कासित कर देना, जैसे राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा वगैरह का हुआ। अब एक दूसरी संस्था का निर्माण किया गया था शक्तियों के बंटवारे के समय, वो थी उच्चतम न्यायालय। कि अगर संवैधानिक व्यवस्था पर खुल्लम खुल्ला आक्रमण होगा, खास तौर से आपको याद होगा कि केशवानंद भारती केस के बाद आज से ठीक 50 साल पहले केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस डिसाइड हुआ था। 13 जजों की वो खंडपीठ थी, जिसमें 7 जज एक तरफ थे, 6 जज एक तरफ थे। तो उसमें एक संविधान के मूल ढांचे की परिकल्पना की गई और यहां तक कह दिया गया कि प्रजातंत्र, सेकुलरिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मौलिक अधिकार, इलेक्शन कमीशन की स्वायत्तता, ये सब हमारे संवैधानिक गणतंत्र की मूल आधार है। इनमें संशोधन भी नहीं संभव है संसद के द्वारा। लेकिन अगर आप गत वर्षों में उच्चतम न्यायालय के रुख को देखिए, तो मैं ज्यादा नहीं, अगर मैं राम मंदिर से शुरू करूं, राम मंदिर का विवाद गया था जमीन के विवाद को लेकर। हाँ। कि जहां पर ये विवादित ढांचा है वो जमीन किसकी है, फैसला ये होना था। और 9 जजेज की बेंच थी, जिसमें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भी थे उस बेंच में, और मंदिर का कोई सबूत भी नहीं मिला उच्चतम न्यायालय को, लेकिन फैसला कर दिया गया आस्था के आधार पर। और 2 जगह सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि चोरी से मूर्ति रखना भी अपराध था और इस ढांचे को, मस्जिद को ढहा देना भी अपराध था। लेकिन उन्होंने आदेश दे दिया कि एक ट्रस्ट कायम होगी जो मंदिर का निर्माण करेगी, और थोड़ी सी जमीन उन्होंने कुछ किलोमीटर दूर पर मस्जिद निर्माण के लिए दे दिया। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि जजमेंट में अगर आप फैसला पढ़ेंगे रिपोर्टर में, तो किसी जज का दस्तखत आपको नहीं मिलेगा कि ये फैसला लिखा किसने। ये सामूहिक और सर्वसम्मत फैसला था, लेकिन हमारे यहां कानून में जो जज फैसला लिखता है उसका सबका सिग्नेचर होता है। अगर सर्वसम्मत था तो 9 न्यायाधीशों की दस्तखत होनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने दस्तखत नहीं किया।
अब वहां से आप आइए, राफाल का केस हुआ, उसमें सील बंद लिफाफे में ले लिया गया सरकार से एक दस्तावेज और कह दिया उच्चतम न्यायालय ने कि हम चाहे जो भी संदेह हो, लेकिन हम रक्षा सौदों में कैसे टेंडर दिया जाता है, कैसे खरीदा है, उसकी जांच हम नहीं करेंगे। वो केस भी सरकार के पक्ष में हो गया। पेगासस स्पाईवेयर, जिसमें पत्रकार, नेताओं, बड़े बड़े लोगों, व्यापारियों की जासूसी का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गर्व के साथ कह दिया कि जो कमेटी हमने बनाया उसमें सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। मतलब हम सरकार को विवश नहीं कर सकते कि आप आके पेश हो, ये सबूत दीजिए। सरकार अगर नहीं सबूत दे रही तो हम असहाय हैं, कोर्ट ने खुद मान लिया। आपको यह भी मालूम होगा कि राम मंदिर के फैसला देने वाले उस समय के मुख्य न्यायाधीश बाद में राज्यसभा के सांसद भी बना दिए गए। उस फैसले में एक जज को राज्यपाल बना दिया गया, नजीर साहब को। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई अडानी के बारे में, इसी हमारे मुख्य न्यायाधीश ने भरी कोर्ट में कह दिया कि मात्र रिपोर्ट आने से थोड़ी ना कोई चीज प्रमाणित हो जाती है। ठीक बात, उनको भी बेदाग छोड़ दिया। 1991 में एक अधिनियम लाया गया नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के द्वारा, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, कि जिन धार्मिक स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को जो थी, उसमें अब राम मंदिर को, अयोध्या के विवाद को छोड़कर किसी विवाद को दोबारा नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इसी जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी के सर्वे का परमिशन दे दिया। जिला न्यायालय के विरुद्ध जब मथुरा का मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानी, उसके भी सर्वे का आदेश दे दिया। अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट के व्यवहार को देखिए, खास तौर से मैं सुप्रीम कोर्ट के एक प्रतिनिधि और प्रतीक के रूप में मुख्य न्यायाधीश को ले रहा हूं, क्योंकि वही मुखिया होता है उच्चतम न्यायालय का जितने दिन तक वो हैं, एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में। हर सैटरडे संडे को आप उनके भाषणों को सुनिए, सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग्स में, तो वो संवैधानिक नैतिकता, व्यक्ति स्वातंत्र्य, प्रजातंत्र, गणतंत्र, अंबेडकर को बार बार कोट करते हैं, नेहरू को भी, गांधी को भी। लेकिन इन सब भाषणों के बावजूद वो सीना तान कर सरकार के सामने उच्चतम न्यायालय खड़ी नहीं हो पा रही। एक सबसे विडंबना की बात है कि अभी एक जज रिटायर हुए हैं, जस्टिस संजय किशन कौल जी। रिटायरमेंट के बाद 370 का फैसले में वो भी थे। मैं ये नहीं कह सकता कि फैसला गलत है या सही है, क्योंकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 141 में सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे देती है वो लॉ हो जाता है। लेकिन एक कानून के विद्यार्थी के नाते, और इस पर बहुत लेखन भी हो रहे हैं, कि मैं उस फैसले से
बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। वो फैसला ठीक नहीं था। वही संजय किशन कौल रिटायरमेंट के बाद अपने विदाई भाषण में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को बोल्ड होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जब तक वो बेंच में थे तब तक उनको सरकार से तालमेल बैठा के रहना चाहिए। रिटायरमेंट के भाषण सुनिए तो कह रहे बोल्ड होना चाहिए। उनका ये छपा हुआ भाषण है, आप देख सकते हैं उसको। अब आप इस पूरे गणतांत्रिक व्यवस्था को या संसदीय व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को देखिए। हम लोग इस पर डिस्कशन भी कर चुके हैं कि 3 महत्वपूर्ण आपराधिक विधि की धाराओं में परिवर्तन किया गया। मैं संशोधन नहीं मान सकता उसको। जैसे आप अगर भारतीय दंड संहिता के चोरी के अपराध की परिभाषा पढ़ें धारा 378 में, तो 379 में उसके दंड की व्यवस्था है, जो 3 साल तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकती है। शाह साहब ने क्या किया कि 378 379 को एक में मिला दिया, एक धारा हो गई। इसी तरह बहुत धाराओं के साथ किया और कह दिया कि हम इसको छोटा कर रहे हैं। ये औपनिवेशिक काल की कानून थे, हम इसको संशोधित कर रहे हैं। और अब मान लीजिए पुलिस 15 दिन तक रख सकती थी रिमांड पर, अब उसको कर दिया 90 दिन तक। अगर आप कहीं सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसको आतंकवाद से जोड़ दिया। तो निहायत तानाशाह और निरंकुश तरीके से इन महत्वपूर्ण आपराधिक विधियों को, मतलब लोगों को बोलने ही नहीं दिया गया। वहां विरोध पक्ष का संसद सदस्य थे ही नहीं जी, और 15 मिनट में सब पास हो गया। आपने ब्रॉडकास्ट बिल को भी पास कर दिया। तो मैंने आपसे 2 संस्थाओं का अर्ज किया। एक तो संसदीय जो व्यवस्था थी हमारे प्रजातंत्र को चलाने का, उसको इन लोगों ने अर्थहीन कर दिया। ठीक बात। न्यायपालिका को या अर्थहीन किया गया या वो खुद इसको उचित समझ रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, या मिला जुला के कहिए न्याय, जो एक शब्द है जस्टिस, वह अब सुरक्षित नहीं है। न्यायालयों का जो रुख हो रहा है हाल के दिनों में, कुछ अभिकरणों का गठन किया गया। जिसमें इलेक्शन कमीशन सर्वोपरि है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मूल ढांचा है संविधान का। उसमें इन्होंने बिना विरोध पक्ष के डिस्कशन के उसको पारित कर दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक सदस्य मुख्य न्यायाधीश होगा, उसको हटा के प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर, अब कोरम है उसमें 3 में से 2 का बहुमत चाहिए, तो 2 तो सरकार ही हो गई, एक प्राइम मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर। तो लीडर ऑफ अपोजिशन क्या करेगा? या तो जाएगा नहीं या तो डिसेंट लिखेगा, लेकिन निर्णय तो में उसका कोई भूमिका रही नहीं। आप पुलिस का आतंक को देख रहे हैं।
तो एक प्रकार से सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को, पुलिस को अत्यधिक शक्ति देकर यह अब एक गणतंत्र न होकर इसको कहते हैं पुलिस राज्य या पुलिस स्टेट में कायम कर दिया गया। और दूसरी तरफ कुछ गारंटीज को लेकर आ गई है जी। मैं ईवीएम के विवाद पर अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि कुछ विद्वानों ने, टेक्नीशियंस ने उसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया है कि इसमें घपला कैसे हो सकता है। इसके बारे में प्रशांत भूषण से लेके और ये जो अमेरिका में सैम पित्रोदा है, इन लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि कैसे इसमें घपला किया जाता है या किया जा सकता है। तो आज की तारीख में माने 2023 के अंतिम दिन हमारी चिंता ये कदापि नहीं है कि चुनाव लोग कैसे लड़ेंगे, कौन जीतेगा, क्यों हारेगा। एक मालवीय जी के द्वारा स्थापित एक महान विश्वविद्यालय में, खास तौर से कानून के विद्यार्थी रहने के नाते हमारी चिंता ये है कि हम क्यों नहीं जनता से रेफरेंडम करा देते कि भाई हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक पुलिस स्टेट के रूप में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। करवा लीजिए इसको, क्योंकि कर तो डाले ही हैं आप। हाँ। और अगर ऐसा नहीं होता और बिना आम जनता की सहमति से अंदर अंदर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दिखावटी रूप में वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी रहेगी, उसमें इनको फायदा है। मैं बता रहा हूं क्यों फायदा है कि अगर आप 2019 के चुनाव को देखें तो इनको मिला था करीब 37.9 कुछ प्रतिशत वोट, 60% वोटिंग हुई थी। तो आप 1,40,00,000 का 60% अगर निकालिए तो हो गया 60 करोड़ और 40 का करीब 2.5 आप करोड़ और मान लीजिए, तो पूरी जनता का 62-63% वोट पर आप जो है चुनाव जीते हैं। और अगर उसका 38% कर दिया जाए तो हो जाता है 24%। जितना वोट पड़ा 60%, हाँ। उसका आपको 38-37 मिला, तो ये गणती रूप से हो जाता है 24%। तो 66% या 76% लोग की सहमति नहीं है, लेकिन आप इसको कह रहे हैं कि हमें चुना गया है और आप चला रहे हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे बेहतर तो ये होता कि सीधे प्रेसिडेंट का चुनाव जनता कर देती, तो उसके हाथ में ये हक होता कि बहुमत जनता किसको चाहती है। ये तो अजीब स्थिति का कर दिया इन लोगों ने। इसीलिए
जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स है, जो स्वीडन की एक संस्था घोषित करती है हर साल, उसमें उन लोगों ने भारत को इलेक्टेड ऑटोक्रेसी घोषित कर दिया है, चुनी हुई तानाशाही। तो चुनाव हमारे यहां केवल तानाशाही की मदद के लिए हो रहा है, कायदे से गणतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए नहीं होता। तो संसद ने अपनी भूमिका खो दिया। उच्चतम न्यायालय गत वर्षों का जो मैंने आपको घटनाक्रम दिया, वो सीना तान कर खड़ी नहीं हो पा रही है। नागरिकों के पक्ष में, प्रजातंत्र के पक्ष में, मौलिक अधिकारों के पक्ष में खड़ी नहीं हो पा रही है। वो लगभग सरकार के साथ दिखाई पड़ रही है। बाकी संस्थाओं की आप हालत देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होगी, जो मैंने नेपोलियन का आपको जिक्र किया, एक प्रोपेगेंडा, प्रचार, धन, जैसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड को देखिए। मैं आपके पिछले 2 संवाद में कह रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भी यह न्यायपालिका सरकार के ही पक्ष में फैसला देगी। और सुप्रीम कोर्ट तर्क क्या देगी आप सुन लीजिए, कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं रहेगा तो लोग ब्लैक मनी का कैश दे देंगे पार्टियों को। तो भाई ठीक है, जो पैसा वो दे रहे हैं बॉन्ड के थ्रू, उसी को पारदर्शी कर दीजिए, पेश कर दीजिए जनता के सामने कि कई हजार करोड़ किस पार्टी को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। या पीएम केयर फंड को भी पारदर्शी कर दीजिए। तो मैं इसके बहुत ही विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं, जो हमारे श्रोता हैं या दर्शक हैं, बिना कोई अंतिम राय दिए हुए मैंने आज आपके माध्यम से कुछ विचार केवल रखा है कि लोग इस पर गंभीरता से सोचें। अगर नहीं सोचेंगे तो शायद एक ऐसी स्थिति आ जाए जो शायद एक बहुत व्यापक अशोभनीय और दुखद प्रतिवाद की आवश्यकता महसूस करे। ठीक बात है साथियों। अभी आपने इस प्रजातांत्रिक देश के बारे में प्रोफेसर सिंह, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी के डीन रहे और हिंदुस्तान की कानून संबंधी, संविधान संबंधी अनेक संस्थाओं में अपना प्रतिनिधित्व दे चुके हैं, हम आपसे चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरी तरह से सुनें, उस पर गौर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां तक सिंह साहब ने सीआरपीसी की धाराओं में परिवर्तन का सवाल है, तो आप सितंबर के अंत में जब ये विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया था, उस दौरान भी हम लोग की चर्चा हुई थी। उस पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो के साथ उसे भी कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें।
ताकि हम सबको, देशवासियों को आपके विचार मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज्ञा लेता हूं, लेकिन जाने से पहले आपसे एक अनुरोध, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभव हो अपने विचारों को, सिंह साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। नमस्कार।